सो आज है स्पार्क फुल टेस्ट 1। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ दिस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर केएफ दिया हुआ है। तो बेसिकली हमें डेल्टा टीएफ लिखना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है? डेल्टा टीएफ। और डेल्टा टीएफ निकाल के उसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मोलालिटी। केएफ इज 1.86, मोलालिटी हो गया 0.1 ग्राम है इंटू 1000, मोलर मास दिया हुआ है 329 इंटू 100 ग्राम। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 1.86 इंटू ऊपर में 10 बचा है इंटू 0.1, तो 1 डिवाइडेड बाई 329। और 1.86 को अगर मैं देखूं तो ये करीब करीब 1/170 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि कहीं नहीं कहीं 0.6 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 6 इंटू 10⁻⁻3 के आसपास आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन बेस्ट रहता है वो कौन रहता है? सी। तो 46 का आंसर सी होगा। आई थिंक पेपर में जो दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर चेंज होगा, 46 का आंसर चेंज होगा, सी होगा। नेक्स्ट, एट 500 केल्विन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए गैसियस रिएक्शन at an initial pressure of 100 kilopascal is this. When the pressure is 50 kilopascal, the half life period is this. ठीक है, जब इनिशियल प्रेशर 100 था तो 364 था, और 50 होने पे हाफ लाइफ जो है वो 182 है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेशर को कंसंट्रेशन से कोरिलेट करना है। ठीक है, प्रेशर को किससे कोरिलेट करना है? कंसंट्रेशन से कोरिलेट करना है। तो जैसे यार आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है। तो देखो 100 था तो 364 है, और 50 है तो 182 है। मतलब कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो रहा है, पर प्रेशर जब डिक्रीज हो रहा है तो टाइम भी डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ऑर्डर वहीं से पता चल जाएगा। जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है। ये किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद है विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, सबसे पहले तो 1 पोजीशन पे अल्कोहल होना चाहिए और 2 क्लोरो 3 मिथाइल होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर देखें तो 1 2 3 ही बैठेगा, नहीं होगा। इसमें देखें तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 पे 2 क्लोरो आ रहा है, 3 मिथाइल आ रहा है, 3 मिथाइल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 2 3 डाइक्लोरो हो रहा है। इसमें 1 पे हो रहा है, इसमें आएगा 1 2 3, यही होगा। 48 का आंसर डी होगा। In Carrier's method, 0.099 gram of organic compound gives 0.287 gram of AgCl. The percentage of chlorine. तो बेसिकली देखो, इसमें सब में मैं हमेशा एक ही मेथड बोलता हूँ कि जब भी आपके पास वेट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उससे AgCl आपको पता चल रहा है, ठीक है, वेट दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का और AgCl दिया गया है, तो जो भी यहाँ पे क्लोरीन आएगा वो इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl, दैट इज इक्वल टू 0.287 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दिस। ठीक है, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? तो Ag होता है 108 और ये हो गया 35.5, मीन्स ये हो जाएगा 143.5। तो यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन और फिर यहाँ से हम निकालेंगे वेट ऑफ क्लोरीन, दैट इज 0.287 बाई 143.5 इंटू 35.5, और जो वेट आएगा उसको इसे डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेटर की हेल्प से करता हूँ। तो ये हो गया 0.287 इंटू 35.5 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 143.5, दैट इज इक्वल टू 0.071 इतना ग्राम आया क्लोरीन का। अब ये है यहाँ पे, ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 0.099, तो ये आ रहा है 0.07। तो जो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन हो जाएगा वो हो जाएगा 71% के अराउंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। मतलब इस वेट को आप सपोज कर लो 0.071 डिवाइडेड बाई 0.099 इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए। 50 in the reaction N2O4 twice Na2 alpha is that part of in which dissociates, मतलब डिग्री ऑफ, then the number of moles at which will be initial N2O4 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो N2O4 ब्रेक हो रहा है किसमें, ट्वाइस NO2 में। इनिशियल 1 है, ये 0 है, तो अगर ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पूछा तो क्या आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर डी हो गया। 51 द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है। जनरली डी ब्लॉक वाले ही तो ट्रांजिशन होते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, NH1 और 2 N-1 D1 to 10, तो यही आंसर हो जाएगा। 51 का आंसर सी हो जाएगा। 52 प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन विथ 1% कोल्ड अल्कलाइन, मतलब बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। कोल्ड KMnO4 का मतलब है बेयर्स रिएजेंट, और ये क्या करता है, डायोल देता है और सिन एडिशन देता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि दोनों OH सेम साइड होना चाहिए, यहाँ पे है और यहाँ भी है, इसमें 2 OH नहीं बना है, इसमें OHCH3 नहीं है। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे देखोगे आंसर तो ए और बी दोनों हो गया, बिकॉज दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, बिकॉज दोनों ही वेज और वेज है, और यहाँ पे वेज और डैश होना चाहिए था, एक वेज और एक डैश होना चाहिए था। तो 52 का आंसर ए और बी होना चाहिए था, ठीक है। 52 का आंसर ए दिया हुआ है, मतलब ए और बी दो भी जो भी करेगा, मतलब ये बोनस हो जाएगा। 52 का आंसर बोनस होगा, ठीक है। 52 52 बोनस होगा और 46 भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। '53 the reduction of CO2 CH2 is done by Wolff-Kishner reduction, the reagent used in is, तो Wolff-Kishner में क्या होता है, N2H4 और बेस होता है, तो यही होगा। ये तो कंसंट्रेटेड हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये तो मैच सही है, इसका फिनाइल हाइड्राजोन ये भी सही है, इसमें कार्बाजोन ये भी सही है, और नहीं, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन बोलते हैं, सॉरी सेमी बोलते हैं, ये गलत है और ये सही है। इमीन बेस को ही हम, सेकेंडरी इमीन बेस को ही हम स्कीप बेस बोलते हैं, तो ये वाला जो है वो सेमी कार्बाजोन होना चाहिए। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिएक्ट मोस्ट रेडली विथ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल वही सबसे आसानी से रिएक्ट करेगा जिसमें जिस कार्बन पे हाइड्रोजन उससे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो वो आंसर सी होगा, ठीक है। 55 का आंसर सी होगा, बिकॉज यहाँ पे ये -R लगाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे होगा। 56 1 mole of the complex this on reaction with excess of agent gives 2 mole of white precipitate, 2 मोल देने का मतलब है 2 क्लोरीन बाहर होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, नहीं होगा, यहाँ तो है ही नहीं। 56 आंसर क्या हो जाएगा, बी। 57 द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल, द ऑक्सीजन एटम इन फिनॉल की बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे OH की बात कर रहे हो, तो ये -I भी लगाता है, और ये क्या लगाता है, ये +R भी लगाता है, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाएगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी लगाएगा, और लेकिन जो +R होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 58 विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, ग्लूकोज हैज फ्यूरिनोज, फ्यूरिनोज का मतलब फाइब्रिन, तो गलत हो गया। ग्लूकोज हैज पायरिनोज, ये सही है, एंड फ्रक्टोज हैज फ्यूरिनोज, ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैज फ्यूरिनोज, गलत, हैज पायरिनोज, ये भी गलत। 59 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कटायन, तो ये क्या लगा रहा है, +R, डोमिनेटिंग की बात कर रहे हैं, ये लगा रहा है +R और ये लगा रहा है -R, क्यों हो गया रेफरेंस, तो +R वाला ज्यादा होता है, तो NH2 का +R ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा R,
उसके बाद हो जाएगा P, उसके बाद होगा Q और उसके बाद क्या हो जाएगा S। तो RPQS मतलब आंसर क्या हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा B। ठीक है, 59 का आंसर क्या हो जाएगा B। 60 arrange Cl chlorine fluorine F minus Cl minus is increasing order of ionization potential। ठीक है, Cl chlorine fluorine F minus Cl minus इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, न्यूट्रल से निगेटिव वालों का आयोनाइजेशन आसान होगा। कोई x एटम है और कोई x माइनस है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो x का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो इतना तो बोल सकते हैं कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन है वो ज्यादा होगा F माइनस और Cl माइनस से। ठीक है, अब फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें तो हमें पता है फ्लोरीन डाउन द ग्रुप घटता है तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा होगा। अब इन दोनों की बात करोगे तो देखो F माइनस से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा F प्लस इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस से निकालोगे तो क्या मिलेगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डायरेक्शन से आप देखो तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये तो इलेक्ट्रॉन Cl में ऐड करके Cl माइनस बना रहे हैं और फ्लोरीन में ऐड करके आप F माइनस बना रहे हैं। तो इस डायरेक्शन से क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो कभी भी अगर कहीं पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और वहां पे आपको एनर्जी रिलीज होता है, हमें पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूं तो उसका उल्टा हो जाएगा। अगर A टू B में एनर्जी चेंज x है तो B टू A में एनर्जी चेंज क्या होगा, -x होगा। ठीक है, तो अगर क्लोरीन इस डायरेक्शन में क्लोरीन में ऐड करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो वापस निकालने में भी एनर्जी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो सबसे आजा होगा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आ जाएगा Cl माइनस और फिर क्या आ जाएगा F माइनस। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, फ्लोरीन क्लोरीन Cl माइनस F माइनस, मतलब आंसर बनेगा 60 का आंसर बी बनेगा। एक मिनट, गलत चूज कर दिया मैंने, FCl ये है, ए होगा, 60 का आंसर ए होगा, बी नहीं, बी मैंने गलती से चूज कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं, 59 हो गया, 60 भी हो गया, 61। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L and M फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल 4f। तो n का वैल्यू 4 तो सब में ही है, L का वैल्यू हो जाएगा 3 और M का वैल्यू होगा -3 से +3। M का वैल्यू होगा -3 टू +3, ऐसा कुछ होगा। n इक्वल टू 4, L इक्वल टू 3 और -3 से +3, मतलब 61 का आंसर बी होगा। 62 10 ml of C4H6 require 55 ml of O2 for its complete combustion, find the value of x। ठीक है, अब देखो C4H6 है, इसका इक्वेशन जो होता है ऐसा होता है 4 प्लस x/4 O2 4 CO2 प्लस x/2 H2O। याद करो CxHy के केस में क्या होता था, x प्लस y/4 O2 x CO2 एंड y/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मेरा 10 ml है, और अगर ये 10 ml है तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, 10 इंटू 4 प्लस x/4 लगेगा। और ये वैल्यू मुझे कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू मुझे दिया हुआ है 55 ml। ये वैल्यू कितना दिया हुआ मुझे, 55 ml, मतलब ये हो जाएगा 40 प्लस 10x/4 इज इक्वल टू 55, दैट इज 10x इज इक्वल टू 60। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर बी हो जाएगा। 63 द आयनिक साइज ऑफ Mg2 प्लस इज ग्रेटर देन Mg3 प्लस। सही बात है, बिकॉज दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ज्यादा चार्ज होने पे साइज छोटा होता है, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बीच ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज लेस इज द साइज, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों सही भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए।
64 विच आर द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड है मैक्सिमम डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होता है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे, तो आपका डेंसिटी इंक्रीज होता है। इसलिए सबसे ज्यादा किसका होगा, C3H7I का होगा। ठीक है, C3H7I का होगा, और उसके बाद हो जाएगा C2H5I का, उसके बाद हो जाएगा CH3I का, फिर CH3Br का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा डेंसिटी। 65 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion, other is region। ठीक है, assertion रीजन है। ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जनरली एग्जिबिट ब्राइट कलर, सही बात है। द इलेक्ट्रॉन्स इन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर इजीली प्रोमोटेड टू एक्साइटेड स्टेट। अब जिस भी ट्रांजिशन मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इजीली जंप करता है, और जंप करता है तो क्या होता है, डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन दोनों, सॉरी डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण चार्ज मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 65 का आंसर डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। 66 किसमें डेल्टा एच, अच्छा कंपेयर करना है तो देखो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अगर डेल्टा एन जी 0 है तो दोनों बराबर होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो गया, इक्वल टू 0। इसके लिए डेल्टा एन जी क्या हो गया, लेस देन 0। और इसके लिए डेल्टा एन जी भी क्या हो गया, लेस देन 0। अच्छा, वैल्यू भी चाहिए हमें यहाँ तो। ठीक है, तो पहले वाले में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से ज्यादा मतलब डेल्टा यू में कुछ ऐड करके डेल्टा मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन, तो ए का तो 1 ही हो जाएगा। और इस केस में हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, तो ये ऑप्शन बनेगा। तो ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, और सी वाले में डेल्टा एन जी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच से ज्यादा डेल्टा यू होगा। या अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एन जी का वैल्यू भी लिख देते हैं। डेल्टा एन जी जो होगा यहाँ पे -2 है, तो मतलब सी का हो गया 4। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या बन रहा है, ए बन जा रहा है फिर तो। 67 एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली बॉन्ड टू न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल, सही बात है। जेड इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे एल का वैल्यू बढ़ेगा आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आप पे शिल्डिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सही बात है, जितना ज्यादा न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा उतना आपको ज्यादा टाइटली बॉन्ड रखा जाएगा। तो 68 इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये तो डायरेक्टली आईयूपीएसी नेम हमें लिखना है। ठीक है, हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। और डायरेक्टली अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है, जस्ट 1 मिनट, तो इसमें तो डायरेक्टली आप देखो, सबसे पहले डायामाइन कहाँ पे है, डायामाइन यहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो ऐसा हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया क्लोरो, ये हो गया नाइट्राइटो, ये हो गया पायरिडीन, तो क्लोरो आना चाहिए, तो क्लोरिडो है, क्लोरिडो है, क्लोरिडो, ठीक है। उसके बाद है नाइट्राइटो, यहाँ पे नहीं आया, इनके बाद पी आएगा ना, तो ये गलत हो गया। अब नाइट्राइटो ओ सही है, और नाइट्राइटो ओ ये भी सही है। उसके बाद लिखा है PY2 के लिए बाई 20, 20 गलत हो गया, 20 तब लिखते हैं जब पहले से नाम होता है, तो ये सही है। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 69। 69 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ।
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3 2 माइनस एंड दिस बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे मैक्सिमम है 3, इसका आपको मिलेगा 1.33 और इसका मिलेगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर CO2 एंड दिस आर दिस, ये भी सही है, ऊपर कैलकुलेट किया ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, तो बोथ इज करेक्ट, सो बोथ इज करेक्ट डी। 70 सीजियम एंड फ्लोरीन कंबाइन वायलेंटली टू फॉर्म सिलिकॉन फ्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सीजियम और फ्लोरीन कंबाइन करता है तो सीजियम फ्लोराइड बनता है। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइन होगा तो मोस्ट आयनिक बॉन्ड बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उस केस में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा, मतलब दोनों का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होगा ए। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे आगे फ्लोरीन होना चाहिए, ये तो कैंसिल ही हो गया, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ये गलत हो गया, यही आंसर होगा फिर तो। इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूलर आयन N2+ इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 2p इज, तो देखो N2 में लास्ट में यही फील होता है, तो हम क्या लिखते हैं, सिग्मा 2p2 लिखते हैं, तो अगर ये N2+ हो गया, क्योंकि लास्ट में यही फील होता है, इसके पहले पाई 2py पाई 2pz हो चुका होता है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिग्मा 2p, अब एक्स वाई कुछ लिखना चाहिए था, नहीं लिखा, तो मान लेंगे जो भी है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 73 द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, शॉर्ट रिएक्शन कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट होता है, शॉर्ट रिएक्शन होता है फ्लोराइड के लिए और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन होता है आयोडाइड्स के लिए। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, ये जब होगा, ये कोई मेथड ही नहीं है, फ्लोरिनेशन हम करते ही नहीं है अल्केन्स के लिए, और सैंडमेयर रिएक्शन के थ्रू भी हम एरोमेटिक्स में करते हैं, और एरोमेटिक में हम HbF4 यूज करते हैं, हम उसमें ये यूज नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद 74 में NiCO4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सही बात है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, बिकॉज इसमें D8N4s2 होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड ये कन्वर्ट हो जाता है 3D10 और 4s0, तो sp3 मिलता है, ये सही बात है। NiCO4 इज पैरामैग्नेटिक, गलत बात है, बिकॉज 3D10 में सारा का सारा फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे NiCO4 इज पैरामैग्नेटिक, तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 75 इन BRF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्युपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, तो BRF3 का मतलब हो गया ये sp3d है, जिसमें बॉन्ड पेयर 3 है एंड लोन पेयर 2 है, तो क्यों इक्वेटोरियल ये पूछा है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसको मिनिमाइज करना है, तो सबको मिनिमाइज करना है, सारे रिपल्सन, तो बोथ ये ज्यादा बेटर होगा, बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो जो लोन पेयर है वो मिनिमम रिपल्सन लगाना चाहिए, वो क्या लगाना चाहिए, वो मिनिमम रिपल्सन लगाना चाहिए, तो यही आंसर होगा। 76 given below are two statement, one is labeled as assertion and another is labeled as region, one is labeled as assertion and another is labeled as region, तो ethylamine is soluble in water whereas aniline is not, सही बात है, एनिलीन जो होता है ऑयली होता है, इथाइलमिन, उसका रीजन ये है कि इथाइलमिन एलिफेटिक अमाइंस है, और एलिफेटिक अमाइंस का जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। रीजन क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एनिलीन इज मोर देन, ये गलत लिखा हुआ है, एनिलीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा होता, एनिलीन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होता तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 77 द डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, उसका रीजन है, अगर आपको याद हो तो जब I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम एक HNO3 यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं ताकि यहाँ पे आयोडो बेंजीन बने,
और साथ में जो HI बनता है वो ऑक्सीडाइज होकर वापस I2 में आ जाए। नहीं तो ये HI क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है और इसको बेंजीन में कन्वर्ट करता है, रिजल्टिंग C6H5 इज रिड्यूस टू, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अल्काइल आयोडाइड को रिड्यूस करके बेंजीन में कन्वर्ट करता है। 78 द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर हीलियम, दिस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, KH का इनवर्स होता है। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 144, 69 एंड 34। तो जिसका KH सबसे ज्यादा उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका, हीलियम का। तो हीलियम सबसे पीछे और उसके सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन H2 एंड हीलियम। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 79 if the electron is visualized as a classical charged particle laterally rotating about the axis with angular momentum L, magnetic moment, ये सारा बात ये कहानी लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली आपको ये निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो K3FeCN6 मतलब Fe+3 में है, +3 का मतलब है 3d5, और बिकॉज यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे कोई पेयरिंग तो होगा नहीं, और जब पेयरिंग होगा नहीं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, √35 बोर मैग्नेटॉन, जो 6 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। A certain current liberates 0.5 gram of H2 in 2 hours. How many gram of oxygen can be liberated by the same current in the same time? तो बेसिकली ये है कि H प्लस को हमने H2 में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसको 2H+ कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका n फैक्टर हो गया 2। तो लॉजिक ये है कि जितना इक्विवेलेंट कैथोड पे रिड्यूस होता है उतना ही इक्विवेलेंट एनोड पे भी ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 2, उसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 8, उसका इक्विवेलेंट वेट, बिकॉज O2 का n फैक्टर 4 होता है, ये याद रखो, O2 का n फैक्टर 4 होता है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। सो वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 8 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। तो 80 का आंसर सी हो जाएगा। द एक्सप्रेशन फॉर द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Al2SO4, तो कैसे टूटेगा ये, तो ट्वाइस Al3+ एंड 3SO4 2-। तो आंसर क्या बनेगा, बी बन जाएगा। 82 द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अब देखो पहचानना है ये किसका हो गया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब इसका पीएच जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। ये हो गया वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका पीएच जो होगा लेस देन 7 होगा। और ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो इसका जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, मतलब इसका पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। तो ये हो गया अल्केलाइन, अल्केलाइन, एसिडिक, अल्केलाइन, बेसिक, एसिडिक, बेसिक। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 83 फॉर द रिएक्शन डेल्टा एस दिया हुआ है, केसी दिया हुआ है। द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज प्रेशर इंक्रीजेस। अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, तो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है तो प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए, तो ये सही है। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात है। इनर्ट गैस को जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीशन, के का वैल्यू बहुत हाई है, जब के का वैल्यू बहुत हाई है उसका मतलब होता है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, तो ये भी सही है। उसके बाद है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसका के का वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिक्रीज होगा, ये भी सही है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन प्रेशर, ये तो पहले का उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर 1 2 3 4 सब हो जाएगा, तो ये उसका आंसर हो गया। 84 डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड, मतलब C2H5Cl को अल्कोहलिक केवल से करोगे तो क्या मिलेगा, C2H4 मिलेगा। C2H4 का मतलब हो गया ये। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। फ्लोरीन शो ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हैज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन। अच्छा,
तो फ्लोरीन केवल -1 दिखाता है और उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होता है, तो -1 और लोअर आंसर होगा। 85 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 86, अब देखो ए जो है वो हो गया एस्टल्डिहाइड, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करा अल्काइंस का। उसके बाद ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड डालोगे यहाँ पे H3O+ भी आना चाहिए था, तो ये बन जाएगा CH3 CHOH और CH3, और O का मतलब ऑक्सीडेशन, तो जो लास्ट में है C जो भी होता, तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? कीटोन, तो आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। 86 का आंसर हो गया सी। 87, which of the following compounds will give a yellow precipitate with iodine and alkali? तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, नाम तो गलत है लेकिन उसकी बेसिस पे अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं तो ये देगा। बेसिकली ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट की बात कर रहा है। एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन एज PHCO CH3, इसमें भी मिथाइल कीटो है, देगा। एसिटामाइड नहीं देता है, मिथाइल एसीटेट नहीं देगा, बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा, तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। 88, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन, अल्कोहल से नहीं होता, ईथर से हो जाएगा, ईथर से हो जाएगा, फिनॉल से नहीं होगा। एंड लोअर देन, एक मिनट, हायर देन पूछा है, हाँ हायर देन ईथर से हो जाएगा। लोअर देन तो ये तो पहले ही गलत हो गया, देखो ये गलत है। अब हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है, तो ये गलत हो गया। अल्कोहल से कम होता है, तो आंसर बनेगा सी। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। 89, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, ये है लोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज्ड, ये है लोकलाइज्ड और ये है डीलोकलाइज्ड, तो सबसे पीछे जाएगा 4, यहाँ, तो ये दोनों तो ऐसे ही अच्छा ये भी यहाँ भी है, ये गलत हो गया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट, क्यों? बिकॉज लोकलाइज्ड है, उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा होगा 1। तो सिंगल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले से ज्यादा होते हैं, तो 1 के बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 4, सो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आंसर क्या हो जाएगा? डी। डबल बॉन्ड वालों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वालों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? ज्यादा होता है, तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउबर प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। तो आउबर प्रिंसिपल क्या था कि पहले लो एनर्जी वाले को फिल करो उसके बाद में जाना, तो ये तो फिल है उसके बाद जा रहा है, ठीक है। इस फिल नहीं हुआ, इसमें चला गया, ये गलत हो गया। ये फील्ड है, इसमें जा रहा है, सही बात है। ये फील्ड है, इसमें जा रहा है, सही बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर क्या हो गया? बी। तो ये था सॉल्यूशन आपका, ठीक है, ये था आपका सॉल्यूशन इसके लिए, फुल टेस्ट 1 के लिए। बाकी नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। बाकी इसमें 2 चेंजेस हुआ, 46 का आंसर चेंज हुआ है, ठीक है, और 52 बोनस हुआ है। 46 का सी आंसर हुआ है और 52 का आंसर बोनस हुआ है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। थैंक यू, पढ़ते रहिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। थैंक यू।